सभी को नमस्कार। डॉक्टर कौशल तिवारी साहित्य के एक अच्छे अध्येता हैं, संस्कृत के युवा कवि और समीक्षक भी हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे विमर्श ग्रुप में एक टिप्पणी भेजी है और एक टिप्पणी उसके साथ अग्रेषित है। टिप्पणी किसी ने अनामिका, जो हिंदी की प्रख्यात कवि, कथाकार, उपन्यासकार और स्त्री विमर्शकार हैं, उनकी एक कविता के अंश को लेकर है। कौशल तिवारी लिखते हैं, अनामिका जी की एक कविता पर आक्षेप लगाते हुए कृष्ण कल्पित की टिप्पणी उद्धृत कर रहा हूं। फेसबुक से कॉपी की हुई उनकी टिप्पणी है। इसके आगे फेसबुक से जो टिप्पणी किन्हीं कृष्ण कल्पित नाम के सज्जन ने अनामिका जी की कविता को लेकर की है, वह उद्धृत की गई है। वह उद्धरण मैं पढ़ रहा हूं, यह कृष्ण कल्पित का है। कल से कविता की चर्चा हो रही है। सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका की इस कविता पर दोनों तरफ से गलत और निरर्थक बातें हो रही हैं। अनामिका की इस कविता में जिस संस्कृत के श्लोक का उल्लेख है वह सही नहीं लिखा गया है। श्लोक में स्त्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कविता में गलत श्लोक का इस्तेमाल साहित्यिक अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ समय पूर्व इस पर एक टिप्पणी लिखी थी जो सुधी पाठकों के लिए फिर प्रकाशित कर रहा हूं, कृष्ण कल्पित क्र का। इसके आगे कविता का अंश उद्धृत है और टिप्पणी उनकी स्वयं पुनः उद्धृत की गई है। मतलब बड़ी चिंता है कि फिर से उद्धृत कर दी जाए हमारी टिप्पणी। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, औरतें और नाखून अन्वय करते थे किसी श्लोक का। ऐसे हमारे संस्कृत टीचर डर कर जम जाती थीं हम लड़कियां अपनी जगह पर। इतना तो अंश उद्धृत किया गया है अनामिका जी की किसी कविता का, और आगे लिखा है अपनी ही उद्धृत टिप्पणी में कृष्ण कल्पित जी ने, यह अनामिका की कविता का एक अंश है जिसे हमारे कवि मित्र विनय कुमार ने अपनी दीवार पर प्रकाशित किया है। इसमें जिस संस्कृत श्लोक का उल्लेख हुआ है वह सही नहीं लिखा गया है। वह इस तरह से है जैसा हमारे विद्वान मित्र आलोचक तिवारी शिव किशोर ने उद्धृत किया है। मुझे बहुत आपत्ति है विद्वान को विद्वान लिखने पर, और ये विद्वान किस तरह के हैं इसी से जाना जा सकता है। श्लोक जो उद्धृत किया है वो गलत उद्धृत उन्होंने किया है। जो सही कराने के लिए उन्होंने उद्धृत किया है, उनको अनुष्टुप छंद की मात्रा का पता नहीं है, लय का पता नहीं है। 9 अक्षरों का अनुष्टुप डाल दिया है। पहली पंक्ति पूर्वार्ध तो ठीक है, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराह इति विज्ञाय मतिमानः। क्या व्याकरण का ज्ञान है? यह तो सरस्वती का अपमान है। इस तरह से अपने आप को विद्वान और विद्वान न कथित रूप से कहते हुए इति विज्ञाय मतिमाना अनुष्टुप में लिखना, और 9 अक्षर हो जाते हैं, मतिमाना नहीं बनता है कहीं भी संस्कृत में। उस सूक्तिकार का अपमान है इस तरह से। तो ये मतिमाना लोग हैं। इति विज्ञाय मतिमानः स्वस्थानम न परित्यजेत, यह इन्होंने। मेरे पास इतना समय नहीं कि सुभाषित ग्रंथ निकाल करके उत्तरार्ध में क्या पाठ रहा होगा, मुझे स्वयं विस्मृत हो चुका है। स्कूल की पुस्तकों में कभी यह श्लोक पढ़ा होगा। मतिमान इति विज्ञाय, ऐसा सीधा संशोधन कर दिया जाए, 8 अक्षर का अनुष्टुप हो जाएगा, पंचम लघु भी हो जाएगा, और जो छंद की टांग तोड़ी गई है वो छंदस सरस्वती का अपमान भी नहीं होगा। बहरहाल ये एक अलग बात है। लेकिन जो कृष्ण कल्पित कह रहे हैं और उनके कवि मित्र विद्वान आलोचक तिवारी शिव किशोर जिस तरह से उद्धृत कर रहे हैं वह आपत्तिजनक है। इस श्लोक में कहीं भी औरतों सन्नारियों का जिक्र नहीं है। श्लोकानुसार इसका अर्थ यह है कि स्थान भ्रष्ट होकर या अपनी जगह से गिरकर केश, दांत, नाखून और मनुष्य शोभते नहीं। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपना स्थान नहीं त्यागते। यहाँ स्त्री है लेकिन वह मनुष्य में शामिल है। यही
इस श्लोक का अर्थ अथवा भाष्य है। वैसे भी श्लोक को बदलना अपराध है, आपने तो यही किया। वीरेन डंगवाल की कविता एक कविता याद आती है, कुछ कद्दू चमकाए मैंने, अच्छे चमकाए आपने। अनामिका भी अपना नारीवाद का कद्दू चमका रही हैं। कद्दू चमकाओ, लेकिन किसी श्लोक की नाक तो चाकू से मत काटो, आप काट ही चुके। यह एक साहित्यिक अपराध है, कृष्ण कल्पित कहते हैं। साहित्यिक अपराध एक, ये मतलब श्रृंखला है। मूर्खतापूर्ण हर तरह की टिप्पणियां फेसबुक में आती हैं, व्हाट्सएप में देखने का समय नहीं मुझे है। कौशल तिवारी जी ने चूंकि भेज दिया है। और अनामिका बड़ी कवि हैं हमारे समय की, और बड़ी उपन्यासकार, कथाकार और चिंतक भी हैं। इसलिए कहना कुछ इस पर उचित लगा, नहीं तो यह इस तरह की उलझुल बातें होती रहती हैं और इनको त्याज्य समझ करके, अविचार्य मान करके त्याग देना चाहिए। कौशल तिवारी जी ने इस पर अच्छी टिप्पणी की है। उनका कहना यह है कि अनामिका जी ने, हमारे संस्कृत टीचर इसका अन्वय ऐसा करते थे कि, या इसका अर्थ वे ऐसा लगाते थे कि स्थान भ्रष्ट होकर के अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते, केश, औरतें और नाखून, ऐसा वे अर्थ करते थे। या तो जो संस्कृत अध्यापक स्कूल में रहे होंगे वो जैसा पढ़ाते थे उसकी स्मृति है। मुझे तो बहुत स्मृतियां हैं, और मेरा भी डर करके अपनी जगह पर जम जाने की स्थिति कई बार हुई, जबकि मैं हर कक्षा में टॉपर था। बुरी तरह पीटते थे टीचर लोग। अपने घर में लड़के आए हैं और उसकी हताशा, निराशा जरा जरा से मासूम बच्चों पर निकालते हैं। ये हमारे जिन सरकारी स्कूलों में हमने पढ़ा उनमें खूब होता था। इसलिए शिक्षक के सामने डर कर के जम जाते थे बच्चे। यह अनुभव है, और इस तरह के अर्थ भी वो शिक्षक निकाला करते थे। संस्कृत पढ़ाने वाले तो मिलते ही नहीं थे हमको, और 1-2 साल मुझे ही शिक्षक की कुर्सी पर बिठा करके, जो संस्कृत के कथित अध्यापक थे वो संस्कृत के अध्यापक नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये राधा वल्लभ पढ़ा देगा, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। यह सब स्थितियां होती थीं। तो अनामिका जी ने शिक्षक के आतंक का जिक्र किया है, वो हमने झेला। कुल कविता का विषय यह है। गलत अर्थ किसी ने किया है तो संस्कृत के कथित अध्यापक ने किया है, और ऐसे अध्यापक बहुत हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। अब प्रश्न यह उठाया गया है कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केशा नखा नराह। इसमें नराह कहा है, जैसा कृष्ण कल्पित जी का आशय प्रतीत होता है। तो इसमें तो कहीं भी औरतों सन्नारियों का जिक्र ही नहीं है, वो कहते हैं। संस्कृत टीचर ने बहुत ज़्यादा गलत नहीं किया। उन्होंने नराह का अर्थ यदि नार्यः भी कर लिया, क्योंकि एक शेष द्वंद्व समास से नराश्च नार्यश्च नराह ऐसा हो जाएगा। माता च पिता च पितरौ जब होता है तो नराश्च नार्यश्च नराह क्यों नहीं होगा। वहां तो आप बहुत सुविधा से पितरौ, ऐसा पुरुष पुल्लिंग में द्विवचन कहने पर स्त्री का बोध वहां मान लेते हैं कि हो रहा है, और यहां आपत्तिजनक लगता है नराह के साथ नार्यः को जोड़ लेना और नार्यः का अर्थ निकाल लेना, जैसे कि स्त्रियां मनुष्य न हो। नराह का अर्थ यदि मनुष्य लेते हैं तो मनुष्य जाति में तो पुरुष भी आते हैं और स्त्रियां भी आती हैं। तो यदि उन्होंने ऐसा अर्थ निकाल लिया, एक पक्षीय ही सही, और उसको बता दिया लड़कियों की कक्षा में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए, तो उसकी स्मृति इस कविता में है। इस कविता में ऐसा क्या था जिस पर बावेला मचाया जाए।
सूक्ति में यह कहा गया है कि स्थान से भ्रष्ट होकर के दांत, बाल और मनुष्य अच्छे नहीं लगते हैं। दांत आदमी के भी हो सकते हैं, स्त्री के भी हो सकते हैं। यदि मुंह से गिर जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। जब तक बत्ती सी चमक रही है मुंह के भीतर तभी तक अच्छी लगेगी, और टूट करके यदि गिरेगा तो उस दांत की कोई शोभा नहीं होगी। केश भी जब तक सिर पर है तभी तक अच्छा लगेगा। यदि काला अच्छा केश है तो, और गिर गया है तो वह गर्हित हो ही जाता है। और अपने स्थान से गिरा हुआ आदमी और औरत दोनों ये भी शोभा को नहीं देते। यह भी दोनों पर लागू होगा, इसमें क्या दिक्कत है। आदमी कोई अपराध करता है, सस्पेंड हो जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। सरकारी नौकरी में गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है और सस्पेंड हो गया है या बर्खास्त हो गया है तो अशोभनीय तो उसका पूरा हाल हो ही जाता है। और स्त्री का भी यही होगा। कारपोरेट कोई बड़ी थी, बैंक में घपला किया, निकाल दी गई हैं, उनका चेहरा अब ऐसा शोभायमान नहीं है। शोभायमान नहीं होता है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। स्थान से भ्रष्ट हो गया, पोजीशन से निकाल दिया गया है, गिर चुका है, अपने गौरव से गिरा है, अपनी गरिमा से अधपतित हुआ है या हुई है स्त्री। यह तो सूक्तिकार का आशय था। उन्होंने केवल स्त्री के अर्थ में इसको सीमित करके अर्थ बता दिया। बहुत पहले उनके संस्कृत अध्यापक ने जिसके जिक्र इसमें है वो एक अलग बात है। तो ना तो सूक्ति में कोई ऐसी बात जिस पर यह कहा जाए कि इसमें स्त्री का अर्थ निकाल लेना आपत्तिजनक है। नहीं तो फिर पितरऊ में भी आप केवल पुरुष दो पिता कर दीजिए, उसका वो तो द्विवचन है। तो पिताओं की वंदना करता हूं, ऐसा दो पिताओं की वंदना करता हूं, ऐसा कालिदास कहते हैं, ऐसा अर्थ होगा। अनामिका जी ने भारतीय स्त्री की नियति पर विचार बहुत किया है अपनी कविताओं में, विशेष रूप से अपने उपन्यासों में। 10 दरवाजे का पिंजरा उनका उपन्यास है, बड़ा उपन्यास है। आईना साज उनका दूसरा उपन्यास है। सुंदर कृतियां हैं। बड़ा अनुभव है उनका मिथिलांचल के गांवों का, शहरों का, पटना शहर का, महानगर का, दिल्ली का, विश्वविद्यालयों के युवक युवतियों के जीवन का और विदेशों के जीवन का। उन्होंने स्त्री विमर्श को पश्चिम की जो उच्छृंखलता है नारीवाद के नाम पर, उससे मुक्त किया है और भारतीय स्त्री की संवेदना से उसे जोड़ा है। उनके साहित्य का अध्ययन करके ही कुछ कहा जाना चाहिए। किसी एक कविता का टुकड़ा उद्धृत करके बात इस तरह से नहीं की जानी चाहिए। मुझे इस प्रसंग पर कहने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास अष्टभुजा शुक्ल की एक कविता है, स्त्री विमर्श उसमें भी है और उसको मैं उद्धृत करूंगा। अष्टभुजा शुक्ल की कविताओं का एक अलग संसार है। वो एक छोटे से गांव में रहे, देहात गांव, उसके गहरे संस्कार ग्राम जीवन के उनके कवि मानस पर हैं और बहुत बड़ा दायरा उसके बाहर का उनका कदाचित नहीं है। फिर भी प्रतिभा से वे पकड़ते हैं आधुनिक जीवन को, और इसलिए जो अनामिका कहना चाहती हैं कविता में, उसको प्रकारांतर से अपने शब्दों में अष्टभुजा शुक्ल कहते हैं। और पुरुष की दी हुई भाषा, पुरुष की सिखाई हुई भाषा स्त्री न दोहराए, यह बहुत जरूरी हो गया है अब। और यही अनामिका के स्त्री विमर्श का भी एक सार है। और अष्टभुजा शुक्ल ने अपने इस पद उन्होंने लिखे हैं और अद्भुत पद
उन्होंने रचे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। अष्टभुजा शुक्ल। बोलिए। और नहीं अब सहने वाली, और नहीं अब सहने वाली, हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। और नहीं अब सहने वाली, हमसे जन्मा पुरुष वर्ग हमको ही देता गाली। हर नातों की मूल हम ही हैं, हर नातों की मूल हम ही हैं, हम ही कोठे वाली। हम चौके में, हम बिस्तर में, हम पत्तल हम थाली। अंतःपुर से झुग्गी तक बन करके नदी बही हम, जोरन जहां खोच भर पाई, जम कर बनी दही हम। सूर्य न देखी घाम न जानी, गाली लात सही हम। हमसे जो कुछ कहा पुरुष ने, अब तक वही कही हम। हम माया तो वे मायावी, कौन दूध का धोया। उनका अपना बचा हुआ सब, हमने सब कुछ खोया। मंच उन्हें, नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा। मंच उन्हें, नेपथ्य हमें, यह नाटक नहीं चलेगा। इस अभिनय के मूक दर्शकों सबका दुर्ग जलेगा। पहले हटे विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे। पहले हटे विदूषक इसमें से फिर बात करेंगे। अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे। अष्टभुजा तर्जनी दिखाने से अब नहीं डरेंगे।